दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जय गंगे माता। आज एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने प्रयागराज महाकुंभ की जानकारी लेकर आया हूं और ये जो जानकारी है ये 29 जनवरी मौनी अमावस्या को लेकर है, क्योंकि मौनी अमावस्या पर कई नियम जो हैं बदल रहे हैं जिन्हें जानना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है अगर आप लोग प्रयागराज महाकुंभ में यात्रा करने आ रहे हैं। और आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल भी चल रहे होंगे कि अगर हम 29 जनवरी में मौनी अमावस्या पर प्रयागराज आए तो कौन से घाट में हमें स्नान करना चाहिए। तो ऐसे ही 10 सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। वो पहले 10 जो प्रश्न हैं जो आपके मन में चल रहे होंगे उनको हम पढ़ेंगे और उसके बाद पूरी डिटेल में जानकारी देंगे। कह सकते हैं ए से लेकर जेड तक पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। और अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो प्रयागराज महाकुंभ जो यात्रा आप करने वाले हैं वो काफ़ी आसान हो जाएगी, क्योंकि 29 जनवरी को अलग ही अंदाज में श्रद्धालु पहुंचेंगे और उम्मीद ये जताई जा रही है कि 9 करोड़ या 10 करोड़ श्रद्धालु जो हैं 29 जनवरी मौनी अमावस्या को प्रयागराज पहुंचेंगे। तो अब जब आप समझ सकते हैं कि 10 करोड़ इतनी बड़ी संख्या है, कैसे, कहां पर, किस दिशा से आने वाले लोगों को कहां पर स्नान कराया जाएगा, ये सभी कुछ इस प्लान में हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि सभी 10 करोड़ लोग जो हैं वो संगम में पहुंचकर स्नान तो नहीं कर सकते, क्योंकि जो मुख्य संगम है वहां पर 1-2 लाख 3 लाख ज़्यादा से ज़्यादा अगर पूरे दिन में स्नान करेंगे तो इतने ही लोग स्नान कर पाएंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना, स्किप नहीं करना। और आपका जो दोस्त, आपका जो रिश्तेदार 29 जनवरी के आसपास प्रयागराज महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं उन तक ये वीडियो जरूर भेजना। वीडियो के लास्ट में मैं आपको 27 जनवरी यानी आज के दिन के ताज़ा दर्शन भी कराऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। हर एक वीडियो का हर एक पार्ट जो है बहुत ही खास है, आपके लिए जानकारी भी है और उसके साथ साथ आज के ताज़ा दर्शन भी हैं। और वो दर्शन आपको होंगे जो मुख्य संगम है वहाँ के आसपास के हम दृश्य आपको दिखाएंगे। तो वीडियो को शेयर कर देना और ताकि हर किसी को ये वीडियो के बारे में पता चले, जानकारी भी मिले और आज के दर्शन भी मिले। पहले हम 10 प्रश्न पढ़ते हैं जो कि 29 जनवरी के लिए हैं। सबसे पहले आपके मन में सवाल आता है प्रयागराज कैसे पहुंचे। दूसरा सवाल है कौन से घाट पर हम स्नान करेंगे। हम इस जिले से आ रहे हैं, हमारे लिए कौन सा घाट 29 जनवरी के लिए एक तरह से रिजर्व में है, क्योंकि हर दिशा से आने वाले लोगों को 29 जनवरी को अलग अलग घाट पर स्नान कराया जाएगा। क्योंकि अगर सारे लोग प्रयागराज में एंटर कर गए ना तो प्रयागराज शहर जो है पूरा जाम से ही परेशान हो जाएगा। आप भी परेशान होगे, आपको कई किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ सकता है, इससे ज़्यादा भी पैदल चलना पड़ता है। तो श्रद्धालुओं को देखते हुए, सभी की सुरक्षा को देखते हुए हर दिशा से आने वाले लोगों के लिए अलग अलग घाट हैं। तो पूरा देखना है वीडियो को। उसके बाद आपका मन में सवाल आता है कि प्रयागराज में कहाँ रुकें, पैदल कितना चलना होगा, ये भी आप लोगों के मन में सवाल आता है। कुछ लोग ये सोचेंगे संगम तक कैसे पहुँचें, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद स्नान करने का सही समय क्या है, किस समय हम स्नान करने जाएं कि हमें श्रद्धालु भी कम दिखे और आराम से हम स्नान कर ले, इसके बारे में बताएंगे। भीड़ कितनी होने वाली है 29 जनवरी के आसपास, वो भी हम आपको बताएंगे। अगर हम प्रयागराज महाकुंभ में गए हैं तो और कहां कहां पर दर्शन कर सकते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों के मन में सवाल ये भी होगा कि अगर हम प्रयागराज महाकुंभ में जा रहे हैं तो संत महात्माओं के दर्शन कैसे होंगे, कहाँ करने होंगे। एक बहुत ही खास सवाल है कि प्रयागराज महाकुंभ में कब जाना चाहिए। कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि हम उस समय जाएं जब श्रद्धालु कम हो और इतनी ज़्यादा भीड़ का सामना ना करना पड़े। तो ये लोग सोच रहे हैं कि कब जाना सही होगा, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बस वीडियो को देखिए, इन्हीं खास सवालों को हम पूरी तरह से डिटेल में जानकारी देंगे। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऐसे ही लगातार प्रयागराज महाकुंभ की वीडियो देखना चाहते हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि इस चैनल में लगातार प्रयागराज महाकुंभ की अपडेट आ रही है, दर्शन कराया जा रहा है, पूरी जानकारी दी जा रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आइए आज के वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल, कैसे पहुंचे प्रयागराज। प्रयागराज अगर आपका शहर जो है वहाँ से डायरेक्ट प्रयागराज के लिए ट्रेन है, फिर तो पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप टिकट चेक करें और अगर अवेलेबल है तो आप बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन 29 जनवरी के आसपास की जो सीटें हैं आई थिंक पूरी बुक हो गई होंगी। अगर आपके शहर से अगर डायरेक्ट प्रयागराज के लिए
ट्रेन नहीं है तो आप लोग दिल्ली की तरफ आ सकते हैं। अगर दिल्ली से आएंगे तो प्रयागराज के लिए बहुत सारी ट्रेनें मिल जाएंगी। हम ये कह सकते हैं कि 50 से ज़्यादा ट्रेनें जो हैं दिल्ली से प्रयागराज के लिए जाती हैं। वहीं अगर आप लखनऊ की तरफ से आ रहे हैं, वाराणसी की तरफ से आ रहे हैं, तो वहाँ से भी लगातार ट्रेनें आपको मिल जाती हैं प्रयागराज के लिए। वहीं अगर आप बंगाल की तरफ से आ रहे हैं, पटना की तरफ से आ रहे हैं, हावड़ा की तरफ से आ रहे हैं, तो भी लगातार प्रयागराज के लिए बहुत सारी ट्रेनें जो हैं डायरेक्ट मिल जाती हैं जो प्रयागराज पहुँचती हैं। प्रॉब्लम ये आती कि साउथ की तरफ से जो ट्रेनें हैं, मुंबई की तरफ से जो ट्रेनें हैं, वो हो सकता है डायरेक्ट प्रयागराज ना आए, तो उनके लिए पहले ये है कि आप दिल्ली आइए। दिल्ली से ट्रेन करके आप पहुंच सकते हैं। दिल्ली से बाई बस भी आ सकते हैं। और अगर आपके शहर से ट्रेन की सुविधा नहीं है तो आप बस से आसानी से प्रयागराज पहुंच सकते हैं। प्रयागराज इतना बड़ा शहर है कि मैक्सिमम जगह से बस की सीधी सुविधा मिल जाएगी, आप बस से पहुंच सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत ही जरूरी जानकारी, आप लोगों के मन में एक बहुत बड़ा सवाल होगा कि अगर हम प्रयागराज महाकुंभ में जा रहे हैं तो कहां पर रुक सकते हैं। पहली बात तो ये कि प्रयागराज महाकुंभ में अगर आप 29 जनवरी के आसपास जा रहे हैं तो चार्जेस जो हैं, रूम हो या होटल हो या कॉटेज हो या कैंप हो, जो भी सुविधाएं वहां पर हैं, उन सभी के चार्जेस जो हैं बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। सिर्फ गवर्नमेंट के जो मेला क्षेत्र में जो रैन बसेरे या बाकी जो टेंट कैंप हैं वहाँ पर आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी हैं उनके रेट जो हैं कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जो रूम आपको 2000-3000 में मिला करता था वो आपको 12,000 15,000 के आसपास भी मिल सकता है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतनी ही ज़्यादा रूम मिलने में दिक्कत आएगी और प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। फिर भी मैं आपको 2-3 प्रॉपर्टी की डिटेल आपको वीडियो में देता हूँ, जिनमें से शुक्ला निवास है, एक होटल है, होटल एस ग्रांड के नाम पर, उसके साथ साथ विष्णु धाम कॉटेज है। तो इनके जो नंबर हैं ये आपको दिख रहे होंगे और आप इन पे बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर अवेलेबल है तो आप लोग बुकिंग कर सकते हैं। एक त्रिवेणी इन करके होटल है, आप यहाँ भी बात कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा रूम्स यहाँ पर भी हैं। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि आप जो कॉस्टली जो प्रॉपर्टी है उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं। देखिए, ये जो प्रॉपर्टी के प्राइस है ना, कुंभ से पहले इनके 1500, 1400, 1600 ऐसे ही रेट हुआ करते थे, लेकिन वही रेट जो है अब 8-10 हज़ार हो गए हैं। तो उसमें मैं तो कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अभी महाकुंभ चल रहा है। जिसको जो मौका मिल रहा है वो उतना पैसा बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये प्रॉपर्टी महंगी नहीं है, लेकिन अभी जो है महाकुंभ के समय महंगी हो गई है। दूसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, अगर आप लोग कानपुर, लखनऊ, रायबरेली की तरफ से आ रहे हैं तो आप सभी के लिए जो स्नान करने वाले घाट रखे गए हैं वो 9-10 सेक्टर 9 सेक्टर 10 के आसपास के जो घाट हैं। यही जानकारी अभी मिल पाई है कि सेक्टर 9 सेक्टर 10 के आसपास जो घाट हैं वो जैसे कानपुर, लखनऊ, रायबरेली और इसके आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे कि फतेहपुर हो गया, तो इन लोगों के लिए 9-10 रखा गया है। क्योंकि कोशिश यही है कि शहर में सभी लोग इंटर ना करें, साइड से ही आकर स्नान करें, क्योंकि शहर में अगर आ गए तो फिर तो पूरा शहर जाम हो जाएगा और फिर तो शायद बहुत सारे लोगों को रास्ते से लौटना पड़े, परेशान हो जाएंगे। उसके अलावा अगर आप लोग चित्रकूट की तरफ से आ रहे हैं, रीवा की तरफ से आ रहे हैं, सतना, कटनी, जबलपुर की तरफ से आ रहे हैं, तो आप लोगों के लिए जो घाट रखा गया है वो अरैल घाट है। जब प्रयागराज शहर में आप एंट्री करते हैं, एंट्री करने से पहले नैनी के पास, नैनी पुल के पास अरैल घाट पड़ता है। ये बहुत बड़ा घाट है, यहाँ पक्का घाट है, काफ़ी स्पेस है यहाँ पर। तो मैं डिस्ट्रिक्ट एक बार फिर बता देता हूँ। अरैल घाट में जैसे कि रीवा से आ रहे हैं, सतना, कटनी, जबलपुर, मिर्ज़ापुर, इस तरफ से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए अरैल घाट रखा गया है। अगर आप जौनपुर, वाराणसी की तरफ से आ रहे हैं या आसपास का जो डिस्ट्रिक्ट है उनके लिए एरावत घाट है, वहाँ पर आप जाकर स्नान कर सकते हैं। क्योंकि संगम में तो पहुँचने की जो गलती है वो आप करेंगे तो फिर पैदल तो चलना ही पड़ेगा और हो सकता है आप जाम में ही फंसे रहें और सारा समय जो आपका स्नान का है वो निकल जाए। तो ये खास जानकारी है, वीडियो को आगे शेयर जरूर करते जाना। अब पैदल चलने की बात तो वैसे तो मैं कई बार बता चुका हूँ। ये मान के चलिए अगर आप संगम में ही जाकर स्नान करने के बारे में सोचेंगे तो आपको हो सकता है 15-20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ सकता है।
तो इस बात का आप ध्यान रखें। फिर भी बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि हम अगर स्नान करने जा रहे हैं तो क्यों ना संगम में ही स्नान करें। तो संगम में स्नान करने का तरीका हमने पिछले वीडियो में बताया था। अगर आप इस बात को फॉलो करेंगे तो आई थिंक आप संगम में पहुंचकर डुबकी भी लगा सकें। तो आपको सबसे पहले एक बरहना चौक पड़ता है, वहाँ से कीटगंज की ओर जाना है और कीटगंज के पास 2-3 ऐसे घाट हैं, बलुआ घाट है, गऊ घाट है, बोट क्लब है। ये 3 घाट ऐसे हैं जो कि संगम से थोड़ा साइड में पड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ से आपको बोट मिल जाएगी और आप बोट में बैठकर संगम तक पहुँच सकते हैं और वहाँ पर डुबकी लगा सकते हैं। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। और 29 जनवरी को सारे अखाड़े जितने भी हैं 13 अखाड़े वो सभी स्नान करने वाले हैं। तो पहले पूरी तरह से संगम वाला जो एरिया है, जो संगम घाट है, वो एक तरह से अखाड़ों से ही पूरे दिन स्नान उनका ही चलता रहेगा। तो बहुत कम चांसेस हैं कि बाकी लोग जाकर स्नान कर सके। तो ऐसी गलती ना करें। हो सके तो जो साइड में घाट है वहीं पर स्नान कर लें। अगर छोटे बच्चे हैं आपके साथ, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, तो प्लीज़ मेरी तो यही आपसे सलाह है कि आप लोग 29 जनवरी के आसपास की जो यात्रा है उसको आगे बढ़ा दें, क्योंकि बहुत मुश्किल होगा स्नान कर पाना। भीड़ की बात मैंने आपको बता दी है कि 9 करोड़ 10 करोड़ श्रद्धालु पहुंच सकते हैं, ये ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है और 10 करोड़ श्रद्धालुओं को मानकर तैयारी भी की जा रही है। और मौनी अमावस्या जो है सबसे खास स्नान है प्रयागराज महाकुंभ का, इसी वजह से इस दिन को लेकर सबसे खास तैयारी की गई है। और एक बात और है कि पहले कुछ गाड़ियां, कुछ बाइक्स जो हैं संगम के आसपास या मेला क्षेत्र में चली जाती थी, अब उनकी भी सर्विस एक तरह से बाहर कर दी गई है। अब जो आपकी कार है, आपकी जो बाइक है, वो किसी भी हालत में संगम की ओर नहीं जा सकती, आपको दूर ही पार्क करना होगा। अब मैं आपको बताता हूँ दर्शन करने के जो मुख्य स्थान है। अगर आप 29 जनवरी को जाते हैं और स्नान कर लेते हैं और 1-2 दिन रुक कर आप दर्शन करना चाहते हैं तो लेटे हुए हनुमान जी मंदिर में दर्शन कर सकते हैं, अक्षय वट में दर्शन कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप सरस्वती कूप में दर्शन कर सकते हैं। लेकिन ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा 29 जनवरी को आई थिंक लेटे हुए हनुमान जी मंदिर और अक्षय वट और सरस्वती कूप में दर्शन नहीं हो पाएंगे। ये मुझे ऐसा लगता है, हालांकि पहले बताया भी गया था कि अमृत स्नान के आसपास जो है जो ये मुख्य स्थान है यहाँ पर दर्शन बंद रहेंगे। मुझे लग रहा है 8-8 10-10 घंटे आपको लाइन में लग जाएंगे। तो इसी को देखते हुए, सुरक्षा को देखते हुए इन तीनों जगह पर आप दर्शन नहीं कर पाएंगे। हो सकता है 29-30 के बाद 31 तारीख तक फिर से इन प्रमुख स्थानों के दर्शन शुरू हो जाएं। उसके बाद अगर नागवासुकी मंदिर की बात करें तो नागवासुकी मंदिर में आप जाकर इस दर्शन कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि नागवासुकी मंदिर में दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा बाहर की तरफ पड़ता है, संगम क्षेत्र से 3 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पर जाकर दर्शन हो जाएंगे, लेकिन भीड़ वहाँ भी होगी, लाइन लगानी पड़ सकती है। संत महात्माओं के दर्शन कैसे करें? देखिए, संत महात्माओं के जितने भी दर्शन हैं 29 जनवरी को तो जितने भी संत महात्मा हैं सारे संगम क्षेत्र में पहुंचेंगे, डुबकी लगाएंगे। तो उस दिन अपनी छावनी में वो सुबह 3-4 बजे से स्नान शुरू हो जाएगा। तो वो छावनी से अपने बारी बारी से एक अखाड़ा जो है संगम क्षेत्र में पहुंचेगा और डुबकी लगाएगा। तो ये जो समय है ना, मैक्सिमम जो संत महात्माओं का समय है वो रास्ते में और डुबकी लगाने में रहेगा। सारे महात्मा व्यस्त रहेंगे। तो आपको 29 जनवरी को हो सकता है शाम तक दर्शन हो पाए, या अगले दिन आप 30 जनवरी या 31 जनवरी को ही दर्शन कर पाएंगे। या तो फिर आप संगम क्षेत्र में पहुंच जाएं तो जो इस रास्ते से अखाड़े पर संगम की ओर जाएंगे, फिर वहां पर खड़े होकर ही आप दर्शन कर पाएंगे। तो ये बात भी जरूरी है, आप इसको नोट करके रखें। आप सभी के लिए एक जरूरी बात और भी है। अगर आप मुख्य संगम में स्नान करना चाहते हैं तो रात 11 बजे से लेकर सुबह 5-6 बजे तक का जो समय है वो काफ़ी अच्छा है। आप इस समय जाएंगे तो आपको संगम क्षेत्र में बहुत कम श्रद्धालु मिलेंगे और स्नान कर पाएंगे। हालांकि अमृत स्नान जो है उस दिन ये बात लागू नहीं होती। अमृत स्नान में तो पूरी रात भी स्नान होगा, पूरी रात आपको करोड़ों लोग घाट पर देखने को मिलेंगे। तो ये बात ध्यान रखें। नॉर्मल डेज में रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच में आप संगम में स्नान कर पाएंगे, डुबकी लगा पाएंगे। और अब मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी दूंगा। आई थिंक ये वाली जानकारी और भी अच्छी है, क्योंकि बहुत सारे लोग भीड़ से बच रहे हैं, कहते हैं बचना चाहते हैं और वो सोच रहे हैं कि प्रयागराज महाकुंभ में जाकर स्नान तो करेंगे, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि संख्या कब कम होगी, नॉर्मल सा हो जाए। तो देखिए 29 तारीख को मौनी अमावस्या है, 28 तारीख से लेकर, हालांकि 27 आज की डेट से लेकर पूरी भीड़ है। 27 को भी भीड़ है, 28-29 को तो ज़बरदस्त रहेगी, 30-31 ये 4-5 दिन पूरे फुल हाउसफुल रहेगा प्रयागराज।
और उसके बाद अगर बात करें तो 1 तारीख को शायद थोड़ा सा भीड़ कम होगी, वहीं फिर से 2 तारीख को फिर बसंत पंचमी 2-3 तारीख को तो फिर से भीड़ बढ़ेगी। तो जो संख्या जो रहेगी वो आई थिंक 5-6 तारीख के बाद जाके थोड़ी सी कम होगी, और उस समय संत महात्मा भी अपने अपने जो मुख्य स्थान है वहाँ के लिए वो रवाना हो जाएंगे। तो काफ़ी हद तक 5-6 तारीख के बाद जो है प्रयागराज महाकुंभ में आसान हो जाएगा जाना, और भी आसानी से अगर आप स्नान करना चाहते हैं फिर तो 10 फरवरी के बाद जाइए, तो वहाँ पर और भी कम संख्या हो जाएगी, फिर उसके बाद डुबकी लगा सकते हैं। लास्ट वाला जो स्नान है वो 26 फरवरी को है, शिवरात्रि वाले दिन। तो जब तक महाकुंभ है इस बीच में कभी भी जाकर आप स्नान कर सकते हैं। वीडियो कैसी लग रही है ये बताया करें हमें कमेंट करके, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको बेहतर जानकारी दी जाए और ताकि आपकी यात्रा जो है सरल हो जाए, आसान हो जाए। बाकी जिन बातों को मैंने बताया है ये सभी जानकारी निकल कर आई हैं और वही जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। इसके अलावा कुछ जानकारी जो मैंने आपको बताई है कि कीडगंज के पास बोट क्लब है, गऊ घाट है, बलुआ घाट है, यहाँ से आप बोट लेकर संगम तक जा सकते हैं और काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। मेले में अंदर एंट्री भी नहीं होगी और आपका संगम में स्नान भी हो जाएगा, भीड़ से बच जाएंगे। दोस्तों अब आप सभी 27 जनवरी के दिन के प्रयागराज महाकुंभ से ताज़ा दर्शन कर सकते हैं। ये जो वीडियो आप सभी देख रहे हैं 27 जनवरी के दिन की है, सुबह सुबह की है, लगभग 7-8 बजे के आसपास के दृश्य आप सभी देख रहे हैं। और सुबह के समय मैंने आपको बताया था श्रद्धालुओं की संख्या थोड़ी सी कम रहती है, लेकिन जैसे ही 9 बजते हैं, 9 बजे से लेकर रात लगभग 9 बजे तक बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो इन दृश्यों को देखकर आप ये ना समझने लगना कि इस समय श्रद्धालुओं की संख्या कम है। प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, लेकिन सुबह सुबह थोड़ी सी कम संख्या देखने को मिलती है और उसके बाद पूरे दिन में बढ़ती रहती है। फिर रात 10-11 बजे के आसपास जो संख्या है फिर से कम होना शुरू होती है। तो आप सभी प्रयागराज महाकुंभ के ताज़ा दर्शन कर सकते हैं। और ये मुख्य संगम है जहां पर गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों पवित्र नदियों का संगम होता है। तो यहाँ पर देखिए आज भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और पवित्र गंगा जल में स्नान कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाएं और उसके साथ साथ अपने जो रिश्तेदार हैं, आपकी जो दोस्त हैं, उन तक जरूर ये वीडियो भेजें ताकि आने से पहले सभी जानकारी मिल सके। इतनी जो संख्या है ना, इतनी संख्या तक ठीक रहता है, लेकिन जब इससे कई गुना बढ़ जाती है तो फिर यहाँ पर भी पूरा हाउसफुल हो जाता है। लोगों को सोचना पड़ जाता है कि कहाँ पर स्नान करें, क्योंकि संगम जो मुख्य संगम है, या तो आप बोट में बैठकर मुख्य संगम तक पहुंचे, वहां पर स्नान करें। जो सामने दृश्य देख रहे हैं ना, वो मुख्य संगम है, बोट पे बैठकर जाना होता है। और बाकी ये वाला जो प्लेस है ना, ये थोड़ा सा एरिया है जहां पर संगम हो जाता है, वहाँ यहाँ पर तीनों पवित्र नदियाँ मिल जाती हैं। और यही जो वो स्थान है जहाँ पर सभी जो खास कर जो अखाड़े होते हैं वो स्नान करते हैं। कैसा लग रहा है वीडियो आपको? ये 27 जनवरी सुबह सुबह के ताज़ा दृश्य देख रहे हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है प्रयागराज महाकुंभ को लेकर तो आप हमें इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं और इंस्टाग्राम आईडी जो है मुकेश हेल्प नाम से है। बाकी सभी जानकारी लगभग मैं आपको इस वीडियो में दे ही रहा हूँ। इसके अलावा भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम में हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैसेज के द्वारा आप जानकारी ले सकते हैं। एक बार फिर से बताना चाहूँगा, इंस्टाग्राम आईडी जो है मुकेश हेल्प नाम से है और लगातार ऐसे ही हम आपको दर्शन भी कराते रहेंगे। यात्रा की सभी जानकारी, आगे आने वाले जो स्नान है, आगे बाकी जो दिन है, सभी दिन के हम आपको वीडियो देंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को अपने उस दोस्त रिश्तेदार तक शेयर जरूर करें और अगर आप ऐसे ही जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि लगातार यहाँ पर जानकारी आती रहती है। आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता, जय माता दी।